हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर का जो थर्ड एग्जांपल है, यानी ग्रीन मैन्योर। हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था मैन्योर और FYM के बारे में। सेकंड में पढ़ा हमने सेकंड टाइप ऑफ बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर यानी कंपोस्ट के बारे में और उसके प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा था। और आज का जो लेक्चर है वो डेडिकेटेड है ग्रीन मैन्योर्स के ऊपर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर कहते किसको हैं? तो ग्रीन मैन्योर आर दी अनडिकम्पोज प्लांट मटेरियल दैट कैन बी यूज्ड एज मैन्योर। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ ध्यान देने वाला है कि ग्रीन मैन्योर जो होता है वो अनडिकम्पोज प्लांट मटेरियल है। हम इसको कहीं पे भी डिकम्पोज नहीं करते हैं, यानी पिट नहीं बनाते हैं कहीं पे भी। हम ऐसा नहीं है कि इसको डिकम्पोजिशन प्रोसेस से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूज से इसको डिकम्पोज नहीं करते हैं। ग्रीन मैन्योर बेसिकली क्या है? ग्रीन अनडिकम्पोज प्लांट मटेरियल है। ठीक है, अब इसको ऑब्टेन हम कैसे करते हैं? ये दो तरीके से ऑब्टेन किया जाता है। या तो हम ग्रीन मैन्योर प्लांट को उसी फील्ड में लगा दें जिस फील्ड में हमें उसे अप्लाई करना है। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका क्या है? हम किसी दूसरे फील्ड में उस ग्रीन मैन्योर क्रॉप को लगाएं और उसको फिर क्या करें कि हम कट करके अपने मेन फील्ड में क्या करें, कलेक्ट करके उसको फिर यूज़ कर लें। ठीक है, तो ये दो तरीका है ग्रीन मैन्योर प्लांट्स को यानी ग्रीन मैन्योर को ऑब्टेन करने का। ठीक है, अब जो ग्रीन मैन्योर क्रॉप है वो बेसिकली बिलोंग करता है एक ही फैमिली से। ज़्यादा मैक्सिमम जो उनमें क्रॉप देखते हैं वो लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, इसका यूज़ किस तरीके से करते हैं? जो ग्रीन मैन्योर क्रॉप है उनको लगाया और एक स्पेसिफिक टाइम होता है। ठीक है, जिस टाइम पे उनमें नाइट्रोजन कंटेंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो उस टाइम पे इनको क्या करते हैं, कट कर देते हैं और सॉइल में साथ साथ ही क्या कर देते हैं, इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट बस ध्यान ये रखना है कि जो ग्रीन मैन्योर जो प्लांट है या फिर क्रॉप है उनका सफिशिएंट ग्रोथ हो जाना चाहिए, तभी हमें उन्हें कट करके इनकॉर्पोरेट करना होता है। नहीं तो उनमें प्रॉपर नाइट्रोजन कंटेंट अगर नहीं होगा, प्रॉपर नाइट्रोजन नहीं बना होगा, ऑर्गेनिक फॉर्म में भी नाइट्रोजन अपटेक नहीं हुआ होगा, उस प्लांट में नहीं बना होगा, तो फिर वो उस तरह ग्रीन मैन्योर की एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाएगी। तो अगर हम देखें तो बेसिकली जो ग्रीन मैन्योर मैक्सिमम जो क्रॉप्स हैं वो 60 डेज ऑफ सोइंग के बाद, ठीक है, उसको हम कट कर देते हैं। कुछ हैं 50 डेज पे भी कर देते हैं और कुछ को हम मैक्सिमम को 60 डेज ऑफ सोइंग पे कट करके इनकॉर्पोरेट कर देते हैं सॉइल में। इसका एग्जांपल क्या है? बेस्ट सन हेम्प है, ढैंचा है जिसको हम लोग सेसबेनिया कहते हैं। सेसबेनिया में भी हम दो पढ़ते हैं, लेकिन हम मेन एक ही पे बात करेंगे जिसमें हम देखेंगे जो स्टेम है वो नॉड्यूलेट कर जाता है, यानी नॉड्यूल जो बनते हैं स्टेम में बनते हैं। तो इसका एग्जांपल है सन हेम्प, दूसरा ढैंचा और तीसरा है सेसबेनिया रोस्टराटा। ठीक है, तो सेसबेनिया दो होता है। ठीक है, और जो मैं सेसबेनिया रोस्टराटा के बारे में बात कर रहा हूँ इसी में बनता है हमारा स्टेम नॉड्यूल्स। ठीक है, स्टेम में नॉड्यूल बनता है। और जो सेसबेनिया है वो नेटिव है साउथ अफ्रीका का। ठीक है, तो अगर हम एग्जाम्पल वाइज बात करें, अगर हम कुछ ग्रीन मैन्योर क्रॉप को आपस में कंपेयर करते हैं, जैसे सेसबेनिया यानी ढैंचा को, सन हेम्प को और काउपी को। ठीक है, तो ये क्या है, तीनों लेग्यूमिनेसी फैमिलीज हैं, काउपी भी लेग्यूमिनेसी से है। तो इनका जो डे ऑफ जो सोइंग है उसे 60 डेज पे इन तीनों को कट करके मिलाया जाता है। तो इनमें अगर हम ड्राई मैटर देखें, ड्राई मैटर कहने का मतलब है कि जब प्लांट ये ड्राई हो जाता है यानी कटने के बाद, तो इनमें जो ड्राई मैटर निकलता है वो होता है, अगर सेसबेनिया के बारे में अगर कंपेयर करें अदर से, तो लगभग सब में क्या है 23 टू लेके 30 टन्स पर हेक्टेयर इनका ड्राई मैटर है। लेकिन अगर इन तीनों में भी कंपेयर करके देखते हैं तो सबसे ज़्यादा सन हेम्प का ड्राई मैटर होता है 30.6 टन्स पर हेक्टेयर। और जो नाइट्रोजन एक्यूमुलेशन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है इन तीनों में सन हेम्प का। तो सन हेम्प का क्या है, ड्राई मैटर भी ज़्यादा है और नाइट्रोजन एक्यूमुलेशन भी ज़्यादा है। तो हम बेसिकली कह सकते हैं जिसका ड्राई मैटर ज़्यादा उसमें नाइट्रोजन एक्यूमुलेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन अगर यही सेसबेनिया और काउपी में हम कंपेयर करें तो दोनों का ड्राई मैटर एकदम सेम है, 23.2 टन्स पर हेक्टेयर है, लेकिन नाइट्रोजन एक्यूमुलेशन रेट जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जो सेसबेनिया है उसमें 133 kg पर हेक्टेयर, ठीक है, वो नाइट्रोजन को एक्यूमुलेट करता है। ठीक है, लेकिन अगर काउ की बात करें तो ओनली 74 kg पर हेक्टेयर एक्यूमुलेट करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी जो ग्रीन मैन्योर क्रॉप है वो दो चीज़ पे डिपेंड करता है, यानी उसकी एफिशिएंसी दो चीज़ पे डिपेंड करेगी। पहला, उसका ड्राई मैटर कंटेंट कितना है और उसमें नाइट्रोजन कंटेंट कितना है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना है। अब इसमें हमारा एक आता है ग्रीन लीफ मैन्योर। ठीक है, एक तो हमारा ग्रीन मैन्योर हो गया, यानी ग्रीन मैन्योर क्रॉप जिसमें हम कंप्लीट क्रॉप का यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब इंटायर क्रॉप हमारा ग्रीन मैन्योर क्रॉप जैसा यूज होगा, जैसे मैंने बताया सन हेम्प, ढैंचा और सेसबेनिया। ठीक है, एक होता है ग्रीन लीफ मैन्योर। जैसे इसमें हम एग्जांपल ये याद रखना, जो भी एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, जैसे नीम सबसे बेस्ट एग्जांपल है ग्रीन लीफ मैन्योर का, इसमें हम लीफ ही यूज करते हैं इसमें। ठीक है, नीम का। दूसरा होता है पोंगेनिया। ठीक है, थर्ड होता है गुलमोहर। तो ये जो तीन है इनके हम लीफ को क्या करते हैं, एज अ मैन्योर यूज करते हैं।
अब बात आता है कि ग्रीन जो मैन्योर है बेसिकली इसमें सबसे ज़्यादा ग्रीन पार्ट है, और हमें बस ये ध्यान रखना है कि ग्रीन मैन्योर जो है ना थोड़ा सा अनबैलेंस टाइप का क्या है, बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर है। मतलब इनमें ज़्यादा जो होता है नाइट्रोजन कंटेंट होता है, ठीक है। तो अगर हमको नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ाना है ग्रीन मैन्योर में, तो हम क्या करेंगे कि हम उस मतलब एप्लीकेशन करेंगे फॉस्फोरस का साथ साथ। मतलब जब हम ग्रीन मैन्योर को लगा मतलब हम जब काट के इसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, या फिर जब हम ग्रीन मैन्योर को लगा रहे हैं क्रॉप को, उस टाइम फॉस्फोरस का क्या करेंगे, छिड़काव कर देंगे ग्रीन मैन्योर क्रॉप में, ठीक है। इससे क्या होगा, फॉस्फोरस की तो एफिशिएंसी यानी एक्यूमुलेशन तो सॉइल में और प्लांट में हो गई, और साथ साथ नाइट्रोजन के फिक्सेशन रेट को भी क्या करेगा, बढ़ा देगा, ठीक है। तो प्लांट में ही फॉस्फोरस हो गया, और जब उसको हम चॉपिंग करेंगे, ठीक है, जब उसको चॉप करके हम क्या करेंगे नाइट्रोजन में सॉइल में मिलाएंगे, तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा क्रॉप के लिए, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हमें फॉस्फोरस का एप्लीकेशन करना पड़ता है जब हम ग्रीन मैन्योर क्रॉप को लगाते होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन आया ग्रीन मैन्योरिंग का। तो ग्रीन मैन्योरिंग चीज़ समझना है कि ग्रीन मैन्योरिंग क्या होता है, द एप्लीकेशन ऑफ एक मिनट, इससे पहले आप एक फोटो देख लो कि ग्रीन मैन्योर क्रॉप को बेसिकली करते क्या है। ये रहा इसका इमेज, जिसमें देख रहे हो कि ग्रीन मैन्योर क्रॉप को क्या कर रहे हैं, एक सफिशिएंट ग्रोथ पे हम क्या कर रहे हैं, उसको कट करके सॉइल के साथ इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। अब मैंने जैसे नेक्स्ट बताया कि ग्रीन लीफ मैन्योर, ठीक है। तो ग्रीन लीफ मैन्योर क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ग्रीन लीव्स, twigs of trees, herbs, shrub from elsewhere to the field is called green leaf manuring। कहने का मतलब क्या है, अगर ग्रीन लीव्स को, twigs of trees, twigs मतलब जो छोटे छोटे टहनियाँ टूट के गिरती हैं वो, herbs, shrubs को हम कहीं से भी लाके फील्ड में अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, ग्रीन मैन्योरिंग, ग्रीन लीफ मैन्योरिंग कहलाता है, ठीक है। ग्रीन लीफ मैन्योरिंग का बहुत सारा एडवांटेज है, लेकिन बेसिकली जो ग्रीन लीफ मैन्योरिंग और जो ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप हैं उन दोनों का एडवांटेजेस सेम ही है, ठीक है। दोनों मोस्टली नाइट्रोजन कंटेंट को ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, मतलब नाइट्रोजन को ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। तो अगर ग्रीन मैन्योर का अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो राइस में हमने देखा है कि 20% ऑफ द ईल्ड को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। साथ साथ जो बायोटा है यानी जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, बैक्टीरिया और फंजाई, उनके पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करता है। साथ साथ यहाँ ये याद रखना है कि मैंने बोला कि फंगल पॉपुलेशन को यानी बायोलॉजिकल पॉपुलेशन को क्या कर रहा है, ये इंक्रीज़ करता है, लेकिन जो आर्बेस्कुलर माइकोराइजा हैं फंगी, ठीक है, उनको इन्फ्लुएंस नहीं करता है। यानी एक्सेप्शन है आर्बेस्कुलर माइकोराइजा, जिनके पॉपुलेशन को ग्रीन मैन्योर कोई इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। अब आता है ग्रीन मैन्योर जो है वो क्या सिर्फ इतना ही फंक्शन है कि वो नाइट्रोजन कंटेंट को बढ़ा रहा है, नहीं। जो ग्रीन लीफ मैन्योर है यानी ग्रीन मैन्योर जो है, ये दोनों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये कॉपर और जिंक के भी कंसंट्रेशन को सॉइल में क्या करता है, बढ़ा देता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो ग्रीन मैन्योर हैं वो अप्रॉक्स 30% ऑफ द नाइट्रोजन यूज जो है प्लांट का, उसको क्या कर देता है, कंप्लीट कर देता है, ठीक है। अगर हम ग्रीन मैन्योर यूज़ कर रहे हैं तो 30% ऑफ जो नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट है प्लांट का, उसको क्या कर देता है, अपने साइड से कवर कर देता है, ठीक है। अब आते हैं इसके एडवांटेजेस पे। यहाँ पे मैंने क्या है, एक इमेज यूज़ किया है जिसमें आप देख सकते हो कि हमने ग्रीन लीफ मैन्योर का यूज़ किया है। लीव्स को लाके और ट्विग्स को लाके हमने सॉइल के ऊपर रख दिया है, और इसको क्या करेंगे, सॉइल के साथ इनकॉर्पोरेट कर देंगे विद द हैरो और प्लो, ठीक है। नेक्स्ट जो है एडवांटेजेस ऑफ ग्रीन मैन्योर। तो बहुत सारा एडवांटेज है ग्रीन मैन्योर यूज़ करने का। सबसे पहला, ये बायोलॉजिकल लाइफ को बढ़ाता है। बायोलॉजिकल लाइफ यानी उनमें जो बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, और जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं यानी अर्थवॉर्म वगैरह, इन सब को क्या करता है, इनके लाइफ को बढ़ाता है। दूसरा, इंक्रीजेज नाइट्रोजन कंटेंट। मैंने बताया ग्रीन मैन्योर बेसिकली किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करता है, यानी किस चीज़ के कंसंट्रेशन को ज़्यादा बढ़ाता है, नाइट्रोजन के, ठीक है। थर्ड है ऑर्गेनिक मैटर को इंक्रीज़ करेगा। ऑर्गेनिक मैटर क्या मतलब, प्लांट जो भी है वो तो सॉइल में है तो डिकम्पोज ही होगा, तो ऑर्गेनिक मैटर को इंक्रीज़ करेगा। प्रोवाइड कॉपर एंड जिंक, ये मैंने बता दिया है। स्पेशली अगर एग्जांपल पूछा जाए तो याद रखना है राइस। राइस के केस में कॉपर और जिंक की प्रोडक्ट जो कंसंट्रेशन होता है सॉइल में, उसको बढ़ाता है। अब हम साथ साथ क्या कर रहे हैं, जो ये मैन्योरिंग है उनको क्या करते हैं, हम सॉइल में मिला देते हैं और सॉइल में हम ऊपर में डालते हैं, यानी एज ए कवर डालते हैं सॉइल के ऊपर। तो इस सॉइल इरोजन को भी क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है। अब ग्रीन मैन्योर क्रॉप हम लगा रहे हैं तो जो न्यूट्रिएंट लेवल है, मतलब जो न्यूट्रिएंट है सॉइल के नीचे लेयर में चला गया है, उसको भी क्या करता है, टॉप लेयर्स की तरफ ले आता है। यानी न्यूट्रिएंट को क्या करता है, टॉप लेयर की तरफ ब्रिंग करता है, ऊपर की तरफ ले आता है, ठीक है। अगला एडवांटेज क्या है, ये सॉइल स्ट्रक्चर और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल का जो है उनको इंक्रीज करता है, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट बढ़ रहा है तो सॉइल स्ट्रक्चर भी अच्छा हो जाएगा और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। साथ साथ ग्रीन मैन्योरिंग हम कब करेंगे, जब हमने कोई मेन फील्ड पे क्रॉप नहीं लगाया हुआ है, तो उस टाइम पे क्या होता है, बहुत सारे वीड्स लग जाती हैं। तो अब जब हम ग्रीन मैन्योर क्रॉप वहाँ लगा देंगे तो वीड जो है वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है, उनको जगह नहीं मिलेगा,
वीट के साथ कंपटीशन करेगा, इसीलिए जो वीट का एस्टेब्लिशमेंट है फील्ड में उसको क्या करता है रोकता है ऑफ सीजन में। ऑफ सीजन मतलब जो हमने क्रॉप को नहीं लगाया तो वीड ना होके वहाँ पे अगर हम ग्रीन मैन्योर क्रॉप लगा रहे हैं तो उस टाइम पे वीड का एस्टेब्लिशमेंट को रोक देगा। और जो लास्ट है रिक्लेमेट अल्कलाइन सॉइल्स, ठीक है। अल्कलाइन सॉइल्स मतलब वहाँ पे क्या है आयंस जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, जैसे सोडियम आयंस वगैरह वो ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको रिक्लेमेट करता है, यानी पीएच को मेंटेन रखता है सॉइल का, ठीक है। तो ये चीज़ तो हो गया हमारा ग्रीन मैन्योर। उसी टाइप में जो है हम बात करते हैं तो न्यू टाइप ऑफ मैन्योर जो है बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर में वो होता है सिप गोट मैन्योर, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिप एंड गॉट मैन्योर। ये क्या होता है? सिप और गॉट मैन्योर का मतलब क्या है? जो सिप और गोट का जो ड्रॉपिंग्स है यानी उनका एक्सक्रीटा है वो यूज़ किया जाता है एज अ मैन्योर, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो सिप और गोट का जो मैन्योर होता है वो हायर कंसेंट्रेशन ऑफ उसमें क्या पाया जाता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है। किन से? FYM और कंपोस्ट से। इसीलिए फार्मर्स को सजेस्ट किया जाता है कि आप सिप और गोट का मैन्योर यूज़ करो कंपोस्ट और FYM के रिस्पेक्ट में, ठीक है। क्योंकि अगर हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का कंटेंट देखें तो नाइट्रोजन 3% होता है जो कि FYM में कितना है 0.5%, ठीक है। फास्फोरस जो है 1%, पोटेशियम जो है 2% मिलता है। तो यहाँ फास्फोरस कंटेंट भी क्या है ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। कहीं पे हमें क्या मिल रहा था FYM और कंपोस्ट में 0.15% मिल रहा था, यहाँ पे 1% है, ठीक है। तो बेसिकली जो इंडियन सॉइल है उनमें फास्फोरस अमाउंट क्या है बहुत कम है, तो हमें मेनली उस तरीके के जो मैन्योर्स हैं उनको यूज़ करना चाहिए जिनमें फास्फोरस ज़्यादा हो। इवन NPK हम लेवल देखते हैं लेकिन उनमें भी हमें फास्फोरस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि नाइट्रोजन के बहुत सारे सोर्सेज है देने के लिए, पोटेशियम के हैं लेकिन फास्फोरस के सोर्सेज बहुत कम हैं, इसीलिए हमें ऐसा मैन्योर को यूज़ करना चाहिए जिनमें फास्फोरस ज़्यादा हो। अब जो सिप एंड गोट मैन्योर है इनका दो तरीका है यूज़ करने का, ठीक है। कौन कौन सा तरीका है? वे 1, ठीक है। हम क्या करेंगे जो ड्रॉपिंग्स हैं यानी सिप का जो सिप और गोट का जो ड्रॉपिंग्स है उसको कलेक्ट करेंगे और एक पिट में क्या कर देंगे डाल देंगे डिकम्पोजिशन के लिए, और उसको फिर क्या करेंगे एक स्पेसिफिक टाइम के बाद उसको फिर जब वो डिकम्पोज हो जाएगा तो उसको फिर बाद में अप्लाई करेंगे फील्ड में, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे न्यूट्रिएंट का ज़्यादा लॉस होता है, जो कि अवेलेबल न्यूट्रिएंट है जो NPK में वैल्यूज़ बता रहा हूँ। अब उनको हम क्या करेंगे जो पिट है उसमें हम डालेंगे, उसमें क्या होगा वो बाहर के एटमॉस्फेयर से उस पर धूप पड़ेगा, वो जो यूरिन होगा उसमें वो क्या होगा ड्रेन आउट करेगा, तो उसमें जो न्यूट्रिएंट है वो लॉस होगा पहले वाले मेथड में। और जो वे 2 है जिसको हम पेनिंग कहते हैं, ये वर्ड याद रखना, सिप पेनिंग या फिर गोट पेनिंग। बेसिकली हम ज़्यादा जो वर्ड यूज़ होता है वो सिप पेनिंग यूज़ होता है। इसमें क्या करते हैं कि हम रात भर सिप्स और गोट्स को फील्ड में छोड़ देते हैं, ठीक है, चरने के लिए, कुछ खाने पीने के लिए। उससे क्या होता है जो वो खाती हैं और उसके बाद वहाँ पे एक्सक्रीटा यानी यूरिन और फीकल मैटर जो है वहाँ पे करती हैं, तो उससे क्या होगा कि वो जो जितने फीकल मैटर और यूरिन है उस फील्ड पे पड़े, उसको हम क्या करते हैं साथ साथ अगले दिन सुबह में क्या कर देते हैं इनकॉर्पोरेट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ हैरो, मतलब ज़्यादा डीप नहीं, सैलो डेप्थ पे हम क्या कर देते हैं उसको हैरो के हेल्प से उसको मिला देते हैं सॉइल में, और वो धीरे धीरे क्या होता है 10 दिन में 12 दिन में डिकम्पोज होकर सॉइल की न्यूट्रिएंट को अवेलेबिलिटी को क्या कर देता है बढ़ा देता है। तो इसमें क्या है जो लॉस है वो कम है क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन है यूरिन का और जो फिकल मैटर है यानी ड्रॉपिंग्स है गोट और सिप का वो यूनिफॉर्मली पूरे फार्म पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये इमेज जो मैंने दिखाया ये सिप और गोट मैन्योर है। नेक्स्ट है पोल्ट्री मैन्योर, ठीक है। पोल्ट्री मैन्योर क्या होता है? सिंपल सा बात है, जो पोल्ट्री से हमें मैन्योर मिल रहा है उसे हम पोल्ट्री मैन्योर बोलेंगे। इसका यूज़ क्यों करते हैं कि इनमें हायर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन और फॉस्फोरस पाया जाता है अदर बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर के रेस्पेक्ट में। नाइट्रोजन देखेंगे तो 3% है, ठीक है, फॉस्फोरस देखेंगे 2.63% है और पोटेशियम देखेंगे तो 1.4% है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ यहाँ याद रखना है, जितने भी बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर है उनमें पोल्ट्री मैन्योर इज़ द बेस्ट फॉर फॉस्फोरस। सबसे ज़्यादा फॉस्फोरस का अमाउंट पाया जाता है फॉस्फोरस में जो कि है 2.63%, ठीक है। ये क्या होता है, इनको हम यूज़ कैसे करते हैं, इनको हम छोड़ देते हैं अगर मान लो कि जनरली हम क्या करते हैं इसको पोल्ट्री से कलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसको हम पिट में डाल के डिकम्पोज करा के यूज़ कर सकते हैं या फिर हम डायरेक्टली इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इनको ज़्यादा टाइम तक हमने इसे छोड़ दिया, ठीक है, तो 50% ऑफ जो नाइट्रोजन है वो लॉस्ट हो जाता है 30 दिन के अंदर, मतलब 30 दिन के अंदर ही 50% ऑफ जो न्यूट्रिएंट है यानी नाइट्रोजन जो मैंने 3.03% यानी 3% जो बोला है वो 1.5% हो जाएगा। फॉस्फोरस जो है अप्रॉक्स 1% बचेगा और पोटेशियम भी 1.4 से होकर लगभग आधा इसका 0.5% के अराउंड बचता है, 0.75% के अराउंड, ठीक है। तो इसीलिए पोल्ट्री मैन्योर को हम क्या करते हैं तुरंत ही हमें यूज़ कर देना चाहिए फील्ड में। अब
अगर हम बात करते हैं, अगर लगातार पोल्ट्री मैन्योर के यूज़ कर रहे हैं तो हमारा जो सॉइल है वो, उसका सॉइल प्रोफाइल क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस में इनरीच हो जाएगा, यानी फॉस्फोरस का अपटेक होगा प्लांट में, वो बढ़ जाएगा। इसका एडवांटेज क्या है, जो सॉइल का पीएच है उसको मेंटेन करता है, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो नाइट्रोजन का, क्योंकि देखो इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का अच्छा सोर्स है, अगर नाइट्रोजन का सोर्स अगर हम यूरिया करते हैं तो यूरिया क्या करता है, पीएच को डिक्रीज करता है, यानी एसिडिक पीएच बनाता है। लेकिन अगर पोल्ट्री मैन्योर अगर यूज़ करेंगे तो ये एसिडिक पीएच नहीं बनने देगा, यानी सॉइल का जो पीएच है उसको मेंटेन रखेगा। दूसरा है इसका एडवांटेज कि एक गुड कैल्शियम सोर्स है। जो हमारा पोल्ट्री है, पोल्ट्री हम जानते हैं कि जो हेन है और कॉक है, जो हेन होती है वो क्या देती है, एग देती है जिसमें कैल्शियम से जो उनका सेल बना होता है। लेकिन जो कॉक हैं वो क्या कहते हैं, कैल्शियम जो है अपने ड्रॉपिंग्स के थ्रू ही रिलीज़ करते हैं, ठीक है। उनमें ठीक है कैल्शियम कम होता है, लेकिन वो जो भी कैल्शियम है, एक तो बनता नहीं है, इसलिए जो कैल्शियम है उनके ड्रॉपिंग्स में निकलता है, तो वो जो कैल्शियम जो है वो उनके ड्रॉपिंग से हम क्या एज अ मैन्योर, यानी गुड कैल्शियम सोर्स पोल्ट्री मैन्योर को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए जो हेन है और कॉक है उन दोनों का जो न्यूट्रिएंट यानी जो डाइट है वो अलग अलग होता है, ठीक है। क्योंकि एक जो हेन है उनका कैल्शियम का जो डोज है उनका कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, और कॉक में कम होता है, ठीक है। तीसरा एडवांटेज है जो हमारा जो एलिमेंट रिच फर्टिलाइजर जो बनता है उसको बनाने में पोल्ट्री मैन्योर का बहुत बड़ा हेल्प है, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने डायग्राम दिखाया हुआ है ये एक पोल्ट्री मैन्योर का इमेज है, जिसमें आप देख सकते हो कि ये कम्प्लीटली पाउडर फॉर्म में होता है। नेक्स्ट जो है वो है कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। तो अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया है, अभी तक इससे लास्ट जो 2 लेक्चर्स हमने की थी, इसमें कम्प्लीटली हमने पढ़ा था बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर के बारे में, और मैंने 3 एग्जाम्पल्स इसके बड़े बड़े कंप्लीट कर दिए। अब नेक्स्ट आता है कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, ठीक है। मैंने बल्कि में क्या बताया था कि इनका वॉल्यूम ज़्यादा होता है और न्यूट्रिएंट कंपोजिशन क्या होता है, कम होता है। तो कंसनट्रेटेड जस्ट ऑपोजिट होगा, इनका जो न्यूट्रिएंट कंटेंट होगा बल्कि से ज़्यादा होगा, और जब न्यूट्रिएंट कंटेंट ज़्यादा होगा तो इसका जो वॉल्यूम है वो कम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम जो है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र। नाम से ही लग रहा है कि ये क्या है, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र हम कह रहे हैं। तो जो कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर भी है वो रिच सोर्स ऑफ नाइट्रोजन होता है, ठीक है। इनमें अगर हम कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर का बात करें तो इनमें जो नाइट्रोजन होता है वो ऑर्गेनिक फॉर्म में होता है। ऑर्गेनिक मतलब प्रोटीन्स के फॉर्म में ये सब, ठीक है, बाउंडेड फॉर्म में। तो सबसे पहले जब इनको हम जो प्लांट कैसे यूज़ करता है, इसको सबसे पहले सॉइल में कन्वर्ट किया जाता है मिनरलाइजेशन प्रोसेस से नाइट्रेट और अमोनिकल फॉर्म में, और देन उसके बाद क्या करता है, प्लांट इसको अपटेक करता है, ठीक है। कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर जो है वो स्लो एक्टिंग है, ठीक है, लेकिन ये लंबे समय तक जो नाइट्रोजन है उसको प्रोवाइड करते हैं, यानी सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन फॉर द लॉन्गर पीरियड। इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, ऑयल केक्स, ब्लड मील, फिश मैन्योर, मीट मील, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। हम आते हैं सबसे पहला एग्जांपल पे, ऑयल केक पे, ठीक है। यहाँ पे जो आप इमेज देख रहे हो यही है ऑयल केक, आप बहुत लोगों ने इसको देखा भी होगा, ठीक है। और कभी भी ऑयल केक को, ब्लड मील को, फिश मैन्योर को हम किस फॉर्म में यूज़ करते हैं, पाउडर्ड फॉर्म में, ठीक है। क्योंकि इससे 2 फ़ायदा है, आगे मैं बताऊंगा, ठीक है, वो फ़ायदे के बारे में आगे बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं ऑयल केक के ऊपर। तो ऑयल केक क्या होता है, ऑयल केक होता है जब हम किसी चीज़ से ऑयल निकाल लेते हैं, तो और जो रेस्ट जो सॉलिड पार्ट है ना, जो बच गया ऑयल सीड्स का, उनको हम यूज़ करते हैं ड्राई करके एज अ केक, ठीक है। उसका फ़ायदा क्या है, इनमें जो कंसनट्रेशन होता है एनपीके का बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर, बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं 3% 4% नाइट्रोजन है, उनमें बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। अब ऑयल केक भी 2 तरीके का होता है, ठीक है। फर्स्ट एडिबल ऑयल केक्स और दूसरा नॉन एडिबल ऑयल केक्स। तो एडिबल नॉन एडिबल ह्यूमंस के लिए नहीं है, ये हम एनिमल्स के लिए बात कर रहे हैं, एज अ पास्चर, यानी हम एज अ फूड उनके लिए यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। तो ऑयल केक्स 2 तरीके के होते हैं, एडिबल और नॉन एडिबल। मतलब सेफली फीड टू लाइफ स्टॉक, हम लाइफ स्टॉक को दे सकते हैं उनको खाने के लिए, तो एडिबल ऑयल केक्स हो जाएंगे। अगर नहीं दे सकते खाने के लिए, यानी टॉक्सिक हो जाएगा, तो नॉन एडिबल होगा। एडिबल में आपको एग्जांपल याद रखना है, ग्राउंडनट केक, कोकोनट केक, ये हम एज ए डायरेक्ट एनिमल को फीड भी दे सकते हैं ताकि उनका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो अच्छा हो, और दूसरा जो उनका मैन्योर बन रहा है या फिर जो भी बन रहा है उनमें जो न्यूट्रिएंट कंटेंट हो क्या हो, ज़्यादा हो। दूसरा आता है नॉन एडिबल ऑयल केक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इनका, कैस्टर केक, नीम केक, महुआ, बहुत लोगों ने सुना होगा महुआ केक, ये सारा चीज़ हम यूज़ करते हैं नॉन एडिबल में। तो अगर हम कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर में एग्जांपल हम बोल रहे हैं ऑयल केक का, तो एज अ मैन्योर अगर हम बात करें तो नॉन एडिबल केक्स ही एज अ मैन्योर यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये जो एडिबल है वो तो डायरेक्ट हम एनिमल्स को क्या, लाइफ स्टॉक को क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं खाने के लिए। लेकिन जो नॉन एडिबल है उनको ही यूज़ करते हैं एज अ मैन्योर, ठीक है। तो जब ऑयल केक को हम देते हैं तो सबसे पहले ऐसे नहीं कि हम ऑयल केक, हमने जैसे मैंने अभी डायग्राम दिखाया, तो ऑयल केक कैसे हैं,
चिप्स के फॉर्म में तो हम डायरेक्ट चिप्स नहीं देते हैं, हम सबसे पहले इनको क्या करते हैं, ग्राइंड करके इनका हम पाउडर बनाते हैं, ठीक है। और ये पाउडर डालने से हमारा फ़ायदा क्या है, ये ईजिली हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। चिप्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसलिए इसको पाउडर बना दिए तो ईजिली डिस्ट्रीब्यूशन इसका पॉसिबल है और ईजिली डिकम्पोजिशन भी हो पाएगा, ठीक है। तो ऑयल केक सबसे पहले क्या होता है, हमने उसको पाउडर फॉर्म में किया और फिर मिनरलाइजेशन प्रोसेस होता है, सॉइल में स्प्रेड कर दिया तो मिनरलाइजेशन प्रोसेस होगा और 7 to 10 डेज बाद, मतलब हमने जब से अप्लाई किया है 7 से 10 दिन बाद ये प्लांट को अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि इसको सबसे पहले कभी भी ऑयल केक्स को हम क्या करते हैं, हम पहले पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे आ जाता है कि इतने सारे हमारे मार्केट में ऑयल केक्स हैं, मतलब इतने सारे हम सीड्स हैं जिनसे हम ऑयल निकालते हैं, जैसे कैस्टर हो गया, कॉटन सीड हो गया, करंज हो गया, महुआ हो गया, सैफ्लावर हो गया, कोकोनट है, ठीक है, ग्राउंड नट है, लीन सीड है, नाइगर है, रैप सीड है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो इन सब में जो सबसे अच्छा है ऑयल केक वो कौन सा है, तो हम दोनों अगर कैटेगरीज में बात करें, नॉन एडिबल और एडिबल में, तो दोनों का एग्जांपल सैफ्लावर है, ठीक है। यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ भी दी हैं एनपीके की। अगर नॉन एडिबल ऑयल केक्स में बात करें तो अनडिकॉटिकेटेड सैफ्लावर जो है वो बेस्ट होता है। अनडिकॉटिकेटेड का मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने 2 सीड्स के इमेज दिए हुए हैं, ये लीन सीड है, ठीक है। ये जो फर्स्ट है वो है अनडिकॉटिकेटेड और ये है डिकॉटिकेटेड, ठीक है। तो ये जो है ये दोनों, ये लीन सीड है तो नॉन एडिबल है, अगर ऊपर का कोट निकाल देते हैं तो अनडिकॉटिकेटेड होता है, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, सॉरी, ये जो फर्स्ट है वो डिकॉटिकेटेड है और ये जो है अनडिकॉटिकेटेड सीड है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब ये कवर होगा इसमें तो इसका न्यूट्रिएंट कंटेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जब कवर नहीं होगा तो इसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हो एनपीके का वैल्यू 4.9 है और यहाँ पे 7.9 है नाइट्रोजन में। फॉस्फोरस देखो ये भी कंटेंट बढ़ गया है, पोटेशियम देखो ये भी कंटेंट बढ़ गया है। तो दोनों का एग्जांपल याद रखना है, सैफ्लावर होता है नॉन एडिबल में क्या हो जाएगा, अनडिकॉटिकेटेड, और जो एडिबल में डिकॉटिकेटेड सैफ्लावर, ठीक है। यहाँ पे आप इमेज से तो चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब कंसेंट्रेटेड में 2 और हैं, ब्लड मील और मीट मील, ठीक है, 2 एग्जांपल्स और हैं। तो ब्लड मील क्या होता है, जो भी एनिमल्स हैं मर गए किसी वजह से या फिर कुछ हो गया उनको किसी वजह से, हम उनके ब्लड को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, उनको ड्राई करते हैं और उसका पाउडर बनाते हैं, इनर्ट पाउडर बनाते हैं। इनर्ट मतलब कोई रिएक्ट नहीं होना चाहिए, इसमें कोई डिजीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई डिजीज़ से नहीं मरा होना चाहिए एनिमल। उनके ब्लड को हम क्या करते हैं, ड्राई कराते हैं और इनर्ट पाउडर बनाते हैं, यानी नॉन रिएक्टिव पाउडर बनाते हैं और उसको हम क्या करते हैं, फील्ड में यूज़ करते हैं। तो ये जो मैंने इमेज दिखाया है यही है तुम्हारा ब्लड मील। जो कलर देख रहे हो रेड कलर में ही, मैक्सिमम मरून रेड में कलर होता है इसका ब्लड मील का, ठीक है। और दूसरा है मीट मील। मीट मिल में हम क्या करते हैं कि मीट जो होता है उसको क्या करते हैं, हम क्रश करते हैं, पाउडर बनाते हैं और एज ए उसको यूज़ करते हैं। और थर्ड एक और होता है हमारा फिश मैन्योर। तो फिश मैन्योर को भी हम उसी तरीके से यूज़ करते हैं, जो फिश का जो लेफ्ट ओवर होता है, यानी उसके स्केल्स हो गए और जो उनके जो स्पाइंस यानी कांटे जो हैं उनके, या फिर उनके बोन्स कह सकते हैं, उनको हम एज ए मैन्योर फील्ड में यूज़ करते हैं, उनको भी क्रश करके पाउडर बना के यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जितने मैंने एग्जांपल्स बताए, ब्लड मील, मीट मील, ऑयल केक्स, फिश मैन्योर और ब्लड मील, ये सारे किसके एग्जांपल हैं, कंसेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर के। यहाँ पे मैंने सबके इमेजेस दे दी हैं। और जो आज का लास्ट टॉपिक है वो हम इन सारे जितना हमने बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर पढ़ा है और कंसेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर पढ़ा है, इन सबको कंपेयर करते हैं कि इनमें सबसे बेस्ट कौन है, ताकि हम फार्मर्स को अच्छे तरीके से रिकमेंड कर पाएँ। तो ये जो येलो लाइन है इसके ऊपर मैंने जितना दिया हुआ है ये सारे क्या हैं, बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर के एग्जाम्पल हैं। और ग्रीन वाला वैल्यू क्या है, सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जितने भी FYM कंपोस्ट, टाउन कंपोस्ट, नाइट सॉइल और इन सब में तो सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजन कंटेंट है वो नाइट सॉइल में होता है, ठीक है, यानी ह्यूमन एक्सक्रीटा जो मैंने बताया था, ठीक है। और फॉस्फोरस 4% नाइट सॉइल में ही, और पोटेशियम भी इसमें। तो लेकिन जनरली फार्मर्स नाइट सॉइल यूज़ करते नहीं हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। तो इसीलिए अगर हम आते हैं अदर सोर्सेज जिसमें नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, तो आप देख सकते हो 5.5 के बाद सबसे ज़्यादा किस में है, सिप गोट मैन्योर या फिर पोल्ट्री मैन्योर में है, ठीक है, या फिर हम देख सकते हैं वर्मी कंपोस्ट में है। दूसरा फॉस्फोरस कंटेंट नाइट्रोजन नाइट सॉइल के बाद अगर हम देखें तो पोल्ट्री मैन्योर में है। बताया था ये सबसे हाईएस्ट फॉस्फोरस कंटेंट किस में होता है, पोल्ट्री में। ये याद रखना, MCQ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और लास्ट है पोटेशियम। तो पोटेशियम सबसे ज़्यादा किस में पाया जा रहा है, सिप गोट मैन्योर में और नाइट सॉइल में। तो नाइट सॉइल मैंने जैसे बताया कि जल्दी फार्मर्स यूज़ नहीं करते हैं, तो जो सिप और गोट मैन्योर है ये सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है।
तो हम कह सकते हैं कि जो फार्मर्स हैं उनको सबसे ज़्यादा बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर में या तो नाइट सॉइल यूज़ कर रहे हैं तो वो तो सबसे बेस्ट है, ठीक है, नहीं तो उन्हें सिप गोट या फिर पोल्ट्री मैन्योर सबसे ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इनका डिकम्पोजिशन रेट यानी इनका फॉर्मेशन का जो रेट है वो ज़्यादा है, हम उनको जल्दी बना सकते हैं और न्यूट्रिएंट कंटेंट भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब आते हैं कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर पे। तो जैसे मैंने बताया ऑयल केक्स बताया था, नॉन एडिबल और एडिबल, ब्लड मील, मीट मील, फिश मैन्योर, इन सब में अगर हम कंपेयर करें तो आप नीचे के 3 वैल्यूज़ देखो नाइट्रोजन के, 12, 10, 10 सबसे ज़्यादा किस में है, ब्लड मील, मीट मील में है, ठीक है। फॉस्फोरस अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा फॉस्फोरस किस में आ रहा है हमारा, ऑयल केक में, वो भी एडिबल ऑयल केक, ठीक है। और थर्ड जो है वो है पोटेशियम। पोटेशियम सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो पाया जाता है फिश मैन्योर में। तो बेसिकली कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर में हम किसी को भी यूज़ करेंगे सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का ही सोर्स मिलता है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है कि जो कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर होता है उनका दूसरा नाम बेसिकली नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है, ठीक है। नाइट्रोजन ऑर्गेनिक मैन्योर हम इनको कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन कंटेंट ही देते हैं सॉइल में। तो कोई भी अगर हम कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा वो नाइट्रोजन देगा, फिर हमारा पोटेशियम या फिर फॉस्फोरस देगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें, ये लेक्चर समझ में आया होगा, और जो बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर का कंसेप्ट है और जो कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर का कंसेप्ट है, यहाँ पे चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो हमारे इंस्टाग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर पे आके पूछ सकता है, या फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो। और टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर किसी को इस वीडियो की पीपीटी पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए वेबसाइट पे जाके इसको डाउनलोड कर सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।